तो फ्रेंड्स, ये सुगम हिस्ट्री क्लास 8 का चैप्टर नंबर 12 का ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। तो हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पे भारतीय राष्ट्रवाद का उदय किन कारणों से हुआ है। तो उत्तर है, भारत में राष्ट्रवादी भावना जो है 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी के आरंभ में विकसित हुई। औपनिवेशिक नीतियों के प्रभाव और उनके विरोध के कारण भारत में राष्ट्रीयता का विकास हुआ। भारतीयों ने महसूस किया कि भारत उनका देश है और उस पर शासन करने का अधिकार उन्हें मिलना चाहिए, जो कि अंग्रेज कर रहा था। ठीक है। औपनिवेशिक विस्तार से भारत में राजनीतिक एकता स्थापित हुई। अपने शासन को सुदृढ़ करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने सड़क, रेलवे, डाक और तार जैसे आधुनिक यातायात और संचार के साधनों का विकास किया। पूरे देश में एक समान न्यायिक तथा प्रशासनिक व्यवस्था की गई। इससे भारतीयों में आपसी संपर्क बढ़ा। पश्चात वैज्ञानिक शिक्षा के कारण नए आधुनिक विचार, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, राष्ट्रवाद, समाजवाद, उदारवाद, लोकतंत्र आदि से भारतीय अवगत हुए थे। हालांकि ये जो पश्चात वैज्ञानिक जो शिक्षा है वो अंग्रेज अपने लिए विकसित किया था, लाया था, लेकिन इसका उल्टा हो गया, क्योंकि इससे जो है भारतीय जो है बहुत कुछ सीखा और अंग्रेज़ों का विरोध किया। एक नए शिक्षक वर्ग का जन्म हुआ। इससे वो चाहता था एक अलग शिक्षक वर्ग का जन्म हो जो उसके लिए काम करे, लेकिन एक नए शिक्षक वर्ग का जन्म हुआ जिसने ब्रिटिश शासन का विरोध किया। छापाखाना के विस्तार से अनेक अखबार अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषा में प्रकाशित हुए। ठीक है, क्षेत्रीय भाषा में प्रकाशित हुए अखबारों के माध्यम से भारतीयों को अपने विचार व्यक्त करने में आसानी हुई। साथ ही इनके माध्यम से अंग्रेजी शासन की वास्तविक छवि भारतीयों के सामने आई। साथ ही अखबारों से लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की जानकारी मिली। इन सबसे राष्ट्रीय विचारधारा मजबूत हुई। 19वीं सदी के सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों ने भारत में राष्ट्रवाद के उदय में बहुत मदद की। इन आंदोलनों ने उस समय प्रचलित अंधविश्वास और सामाजिक बुराइयों को दूर करने और लोगों के बीच एकता, तर्कसंगत और वैज्ञानिक विचार, महिला सशक्तिकरण और देशभक्ति का संदेश फैलाने का प्रयास किया। तो ये था, और ये आपको लग रहा होगा बड़ा सा, लेकिन ये 3-4 पॉइंट है। जैसे एक पॉइंट ये हुआ अपना 19वीं सदी सामाजिक धार्मिक जो सुधार आंदोलन हुआ, और एक पॉइंट की अगर बात करें तो यहाँ पे शिक्षा जो पत्ती वाला जो बात था है ना, पश्चात शिक्षा, तो एक यहाँ पे दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये वाला हो जाता है। फिर अखबार वाला एक पॉइंट है जो छापाखाना का विकास हुआ। तो इन सभी से राष्ट्रवादी जो भावना है उसका विकास हुआ। तो शिक्षा, पश्चात शिक्षा और अखबार वाला 2-3 पॉइंट इधर हुए और एक पॉइंट इधर होगा ऊपर में। ठीक है, तो ये लगभग 4 पॉइंट में इसका आंसर है, तो ये ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन 1885 से 1919 तक कांग्रेस के कार्यों को संक्षेप में लिखना है। 1885 में कांग्रेस का स्थापना हुआ था और 1919 तक इसके बारे में लिखना है। हालांकि इसका जो भी 1947 तक जो कालखंड है उसको 3 भाग में बांटा गया, बट अपने को 1885 से 1919 तक की बात करना है। तो इसमें 2 दल आते हैं, एक नरम दल, एक गरम दल, तो उसकी बात करेंगे। यहाँ पर देखिए उत्तर है, कांग्रेस की स्थापना 1885 को हुई थी। इसके संस्थापकों में ए.ओ. ह्यूम, दादा भाई नौरोजी और दिनसा बाचा शामिल थे। इसके नेतृत्व में भारत का राष्ट्रीय आंदोलन चला और भारत को आज़ादी मिली। इसका पहला अधिवेशन बम्बई में W.C. बनर्जी की अध्यक्षता में हुई। पहली बैठक में भारत के विभिन्न क्षेत्रों से 72 प्रतिनिधि आए थे। 1885 से 1905 तक कांग्रेस पर कलकत्ता और बम्बई के शिक्षित भारतीयों का प्रभाव था। इन्हें उदारवादी या नरम दल कहा गया है। ठीक है, 1905 से 1919 तक कांग्रेस पर गरम दल का प्रभाव था। ठीक है, और ये यहाँ तक ही पूछ रहा है 1919 तक जो क्या कार्य हुआ ये इसके बारे में पूछ रहा है। तो नरम दल 1885 1905 के बीच में ये चला, तो इसको ब्रैकेट में लिखेंगे जो भी डेट पीरियड है। तो नरम दल ने ब्रिटिश सरकार की आर्थिक नीतियों का विरोध किया। दादा भाई नौरोजी ने भारत से सरकार द्वारा धन के निष्कासन की बात कही थी। ब्रिटिश सरकारी कर्मचारियों को मोटे वेतन दिए जाते थे जो वे इंग्लैंड भेज दिया करते थे। नरम दल ने ब्रिटिश औपनिवेशिक नीति का हमेशा विरोध किया था। अपनी मांगों को पूरा करने के लिए नरम दल ने संवैधानिक तरीकों को अपनाया। वे सरकार को नियमित रूप से आवेदन देते थे, परंतु सरकार उनको पूरा नहीं करती थी। उन्होंने अखबार, लेख और भाषण के द्वारा सरकार की आलोचना की। देश के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर लोगों को सरकार की नीतियों से अवगत कराया। ठीक है, तो ये नरम दल का था। अब गरम दल की बात करें तो 1905 से 1919 तक इसका जो टाइम पीरियड है, तो गरम दल का मानना था कि सुधार के कार्य करना सरकार नहीं चाहती है। मतलब ऐसा है, नरम दल से ये विपरीत था, इसका सोच विचार सब विपरीत था।
तो ये इसका ऐसा मानना था कि सुधार के कार्य करना सरकार नहीं चाहती है, भारतीयों को अपनी मांगों के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। इन लोगों के अनेक समाचार पत्र निकाले इन लोगों ने अनेक समाचार पत्र निकाले और अपना संदेश समाज के एक बड़े वर्ग तक पहुंचाया। इन्होंने लोगों को असहयोग, प्रतिरोध, सामूहिक आंदोलन, सामाजिक बहिष्कार, आत्मनिर्भरता, स्वदेशी उत्पादों के प्रयोग, दुख सहने की शक्ति जैसे उपकरणों को अपनाने के लिए प्रेरित किया। इनकी कार्यशैली और विचारधारा ने युवाओं को काफ़ी प्रभावित किया तथा उन्हें क्रांतिकारी गतिविधियों के जरिए संघर्ष करने के लिए प्रेरित किया। 3 नंबर क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन का वर्णन करना। तो असहयोग आंदोलन अंग्रेजों के अत्याचार के खिलाफ 1 अगस्त 1920 को गांधी जी द्वारा शुरू किया गया सत्याग्रह आंदोलन है। असहयोग आंदोलन जलियांवाला बाग हत्याकांड, खिलाफत तथा स्वराज के मसले पर शुरू हुआ। इस आंदोलन का उद्देश्य था ब्रिटिश उत्पादों परिषद, न्यायालय संस्था, उपाधि का बहिष्कार और भारतीय उद्योग, राष्ट्रीय शिक्षा आदि को बढ़ावा देना था। इस दौरान काशी विद्यापीठ, बिहार विद्यापीठ तथा जामिया मिलिया मतलब अलीगढ़ में स्थापित किए गए। असहयोग आंदोलन एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन था। विभिन्न वर्ग के लोग और बड़े संख्या में महिलाओं ने इसमें भाग लिया था। शिक्षक और छात्रों ने शिक्षण संस्थाओं में जाना छोड़ दिया। मोतीलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, राजेंद्र प्रसाद, C.R. दास जैसे नेता इसमें शामिल हुए। चारों तरफ विदेशी वस्तुएं जलाई गई और हड़तालें हुई। उत्तर प्रदेश, बिहार व बंगाल में कृषकों ने लगान देने से इनकार कर दिया। और भी क्या ऐसे क्षेत्र थे उन्होंने भी लगान देने से इनकार कर दिया। इस आंदोलन में यह स्पष्ट किया गया था कि स्वराज्य अंतिम उद्देश्य है। लोगों ने ब्रिटिश सामान खरीदने से इनकार कर दिया और दस्तकारी के सामान के उपयोग को प्रोत्साहित किया। ठीक है, ब्रिटिश सामान को मतलब उन्होंने इग्नोर किया और जो अपना था मतलब वो सामान को उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया। तो ये था सहयोग। हमारा 4 नंबर क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन पर एक टिप्पणी लिखना है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत दांडी मार्च से हुई थी, जिसके नमक सत्याग्रह के रूप में भी जाना जाता है। इस आंदोलन की शुरुआत गांधी जी ने नमक कानून को तोड़कर किया था। उस समय नमक के बनाने और बिक्री पर सरकार का एकाधिकार था, मतलब सिर्फ सरकार का अधिकार था। गांधी जी मानते थे कि नमक पर कर वसूलना गलत है। साबरमती आश्रम से दांडी तक वे अपने 78 अनुयायियों के साथ पैदल गए और दांडी के तट पर से नमक उठाकर नमक कानून का उल्लंघन किया। दांडी मार्च के नाम से प्रसिद्ध यह घटना सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत थी। इसके बाद सभी जगह भारतीयों ने ब्रिटिश कानूनों का उल्लंघन किया और बहिष्कार की नीति अपनाई। किसानों ने भूमि कर देना बंद कर दिया। किसानों, जनजातियों तथा महिलाओं ने बड़ी संख्या में इस आंदोलन में शांतिपूर्ण तरीके से भाग लिया। तो 5 नंबर क्वेश्चन हमारा है यहाँ पे, भारत का विभाजन किस प्रकार हुआ। तो ब्रिटिश सरकार की फूट डालने की नीति के कारण मुसलमानों में भय उत्पन्न हो गया था कि आज़ादी के पश्चात हिंदुओं का शासन स्थापित होगा, जिसमें उनके हित का ध्यान नहीं रखा जाएगा। सर्वप्रथम शायर मोहम्मद इकबाल ने मुसलमानों के लिए एक उत्तर पश्चिम क्षेत्रों को मिलाकर अलग स्वायत्तता प्राप्त प्रदेश बनाने का सुझाव दिया था। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के स्नातक रहमत अली ने मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र बनाने के लिए लंदन में पाकिस्तान राष्ट्रीय आंदोलन चलाया। ठीक है, ये एक जो था, क्या नाम है इसका, मोहम्मद इकबाल ने उत्तर पश्चिम जो क्षेत्र है, जो जहाँ अभी पाकिस्तान है, वहाँ पे उस क्षेत्र को मिलाकर अलग मतलब एक ऐसा क्षेत्र बनाने को कहा गया जिसमें इसका मतलब स्वयं मतलब जहाँ पे मुस्लिम का शासक हो, असली बात है। ठीक है, और ये कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के जो स्नातक रहमत अली था उसने भी लंदन में पाकिस्तान बनाने के लिए एक राष्ट्रीय आंदोलन चलाया। इससे प्रेरणा लेकर मुस्लिम लीग ने 2 राष्ट्र सिद्धांत का नारा दिया, 2 राष्ट्र। 1934 में लीग का नेतृत्व जिन्ना के हाथों में आया। 1940 से जिन्ना पाकिस्तान के निर्माण की एकमात्र मांग सरकार से करने लगे। इस मांग को कांग्रेस ने स्वीकार नहीं किया। 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन भारत के वायसराय बने। वे भारत को आज़ादी दिलाने आए थे। ठीक है, जून में उन्होंने माउंटबेटन योजना प्रकाशित की। इस योजना में कहा गया कि अगस्त 1947 तक भारत आज़ाद हो जाएगा, परंतु उसका विभाजन होगा। विभाजित भाग में उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत सिंध जो है, बलूचिस्तान है, पंजाब और बंगाल के मुस्लिम बहुल क्षेत्रों को मिलाकर पाकिस्तान के नाम से अलग राष्ट्र होगा। ये मुस्लिम बहुल क्षेत्र था, तो इसको मिलाकर एक अलग राष्ट्र बनाने को कहा गया। जुलाई 1947 में माउंटबेटन योजना के अनुसार भारत और पाकिस्तान स्वतंत्र देश
बने। तो इस प्रकार से विभाजन हुआ, ठीक है, भारत का। तो ये हमारा 5 नंबर क्वेश्चन था। यहीं पे हमारा 12 नंबर जो चैप्टर है सुगम हिस्ट्री क्लास 8 का समाप्त हो जाता है। तो वीडियो चलो तो इसको लाइक कमेंट शेयर उसे कर दिएगा। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।